हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, बीड नॉलेज से फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, मैं क्वेश्चन आंसर की चीज़ चल रही है। मैं इसके जितने भी टॉपिक है तथ्य हैं सारे बता चुका हूँ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। कुल मिलाकर छठा पार्ट होगा ये। ठीक है। और इस क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट है। कुल मिलाकर 7वां पार्ट होगा। ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी टाइम गवाए। तो मैं उससे पहले चाहता हूँ, शुरू करने से पहले, कि दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलो ये 26वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस बात में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था। तो ए आर बनाम डडले एंड स्टीफेन, बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, सी के एम नानावटी बनाम बम्बई राज्य, डी रेग बनाम गोविंदा। क्या है इसका आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर डी है, रेग बनाम गोविंदा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। रेग बनाम गोविंदा के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित सदोष मानव वध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया है। मेलविल जज इस मामले में न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। ए विकृतिता के संबंध में, बी दुर्घटना के संबंध में, सी कूट रचना के संबंध में, डी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। क्या है दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है डी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 जो हत्या के अपवाद एक के अंदर गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। इस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला है मृत्युदंड बिरले में से परिणतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। अभी निर्धारित किया गया था कि ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, बी रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, सी टीवी बटेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में, या डी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम के एंथनी में। तो दोस्तों इसका आंसर है ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत समस्या बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर आधारित है। इस बात में ये निर्धारित किया गया है कि मृत्युदंड बिरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है। ये धारा 304 ख, धारा 304, धारा 299 या धारा 302। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए है, धारा 304 ख में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, और ये दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वह ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तथा जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का बंद है। धारा 364 में, धारा 362 में, धारा 363 ए में या धारा 364 ए में। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, धारा 364 ए में। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं।
ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, अप्रैल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ए के चोपड़ा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों का आंसर ए है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997 सू को 311 के बाद में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के समापन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत भेंट किया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है किस में? धारा 378 में, धारा 391 में, धारा 380 में, या धारा 396 में? तो दोस्तों इसका आंसर ए है धारा 378 में। ए ठीक है, व्याख्या देखते हैं उसकी। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अधीन चोरी परिभाषित है जबकि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है, वह चोरी करता है। ठीक है। अगला है भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है धारा 378 में, बी धारा 383 में, धारा 390 में, धारा 391 में? दोस्तों इसका आंसर है सी धारा 390 में। भारतीय दंड संहिता में लूट जो है धारा 390 से संबंधित है। लूट का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है, धारा 378 में चोरी, धारा 383 में उद्यापन और धारा 391 में डकैती का अपराध परिभाषित है। ठीक है। अगला है डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चोरी, उद्यापन, छल, चोरी, उद्यापन, क्या? तो DS का आंसर चोरी, उद्यापन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। धारा 391 के अनुसार डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी या उद्यापन का उग्र रूप है। अन्य डकैती में चोरी और उद्यापन दोनों ही सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों। अगला है राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? धारा 97 में, धारा 98 में, या धारा 100 में, या धारा 96 में? तो धारा आंसर ए इसका राइट है दोस्तों, धारा 97 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के तहत किसी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 396 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है। ठीक है। धारा 398 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो विकृत चरित्र आदि हो। धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपबंध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त में से सभी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है यह है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। व्याख्या देखते हैं। हाँ तो हम कहते हैं ये भारतीय दंड संहिता की धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस धारा के अनुसार यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने के लगातार प्रयास किया जाता है, तो उसके कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि के अनुसार हो, चाहे कानून के हिसाब से हो, या वो न्यायानुपत भी ना हो। यदि ऐसा कोई कार्य या पेटर्न लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है तो वो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसी दशाओं में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या ये सभी हो सकता है? बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो है डी है, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है। और व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से धारा 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में उपबंध करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। ठीक है। और दूसरा है, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या इन अपराधों को करने की कोशिश करता है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वो जंगम हो चाहे स्थावर संपत्ति की रक्षा करे। ठीक है, इस प्रकार ये डी सही है। अगला, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए है, भारतीय दंड संहिता पे। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंडर दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। अभी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, आप बताइए। शरीर से संबंधित, शरीर व संपत्ति दोनों से, किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है सी है, शरीर व संपत्ति दोनों से। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। दहेज मृत्यु, डिवोर्स डेथ, रेप से, मर्डर से, या फीमेल फोर्टिसाइड से। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, बलात्कार से। ठीक है, रेप से। व्याख्या देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्संग या बलात्कार के लिए दंड से संबंधित है। धारा 375 जो है वो बलात्संग की 7 परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें बलात्संग के अपराध का गठन होता है। और अगला है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। धारा 120 में, धारा 121 में, धारा 154 में, धारा 159 में। ये यूपीएसआई में आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर ए है, धारा 120 में। ठीक है दोस्तों, और बताता हूँ मैं इसके लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कुछ ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है। धारा 159 में, धारा 160 में, धारा 161 में, धारा 148 में। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए है, धारा 159 में। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर झगड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 पे 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। धारा 301, धारा 303, धारा 306, धारा 314। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, धारा 303। व्याख्या देखते हैं इसकी। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर से असंवैधानिक घोषित किया है कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा समानांतर जीवन में स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती है। धारा 303 के अनुसार कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अगला है, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है। धारा 415, धारा 417 या 416, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी है, धारा 417। भारतीय दंड संहिता की धारा 417
छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? हत्या, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या चोरी? बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना आईपीसी में दंडनीय है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंदर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। ठीक है। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी किस धारा में किया गया है? धारा 306 में, धारा 307 में, धारा 308 में या धारा 309 में? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ए है धारा 306 में। ठीक है। हाँ, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में किया गया है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदंड से भी दंडित किया जा सकेगा। ठीक है। अगला है, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को शामिल किया गया है? 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की? तो दोस्तों इसका आंसर 8 है, डी ऑप्शन राइट है इसका। व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट में 8 प्रकार के चोटों को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईपीसी की किस धारा में बीडी विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? 141, 142, 146, 149? तो दोस्तों इसका आंसर ए है 141। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में बीडी विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? धारा 366 AIPC, धारा 364 AIPC, धारा 363 IPC या इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों। तो उसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन नंबर सी है, धारा 363 IPC। व्याख्या देखते हैं। एस वरदराजन बनाम स्टेट नामक वाद का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? अत्याचार, गैर अत्याचार, सेंधमारी या इनमें से कोई भी, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका आंसर सी है, सेंधमारी। ठीक है। उक्त समस्या में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी गृह भेदन का अपराध किया है। ठीक है दोस्तों। क्या है? ठीक है दोस्तों आज के लिए सीरीज इतनी है। ये सेकंड सीरीज है, क्वेश्चन आंसर सीरीज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत लाभ होगा। इसके बाद हम अगले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर सकते हो, शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।